बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कवर करूंगा वो एक्शंस हमारे जो मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके अंदर एग्रीकल्चर जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की मईशत का, उसको मैं नहीं कवर करूंगा। वो जहांगीर तरीन, क्योंकि उसकी खास खुसूसी अहमियत को देखते हुए अलग से पूरी उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, तो वो जहांगीर तरीन उसको कवर करेंगे। मईशत में जी दो बड़े अहदाफ जो हमारे हैं, सी इलांगो, गुड टू सी यू इलांगो। Don't know how much Urdu you picked up, but I'll share the presentation with you later. जो दो बड़े अहदाफ हैं हमारे लिए, एक तरफ जो हम पिछले 3 साल से कह रहे थे, वो आज नजर आ रहा है आपको कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज के दलदल के अंदर डूबता चला जा रहा है। खुसूसी तौर पे बैरूनी कर्जे जो हैं उनका बोझ वहां पर पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान के बोझ से अब उठाने से काबिलियत से ऊपर जा चुका है। साथ ही साथ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, और बुनियादी वजह जो इसकी है वो ये है कि आपकी जो सनत है और आपकी जो ज़राअत है, वो दोनों जो है वो मुकाबले के काबिल रही नहीं है। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वो अब बैनुल अक़वामी मुकाबला नहीं कर सकते। दरामदात गिर रही हैं, बरामदात तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं, और वो जो खसारा है वो हम पूरा नहीं कर सक रहे। सिर्फ इस माह के अंदर जो अभी कल परसों नंबर्स आए, $2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट जारी खसारा सिर्फ एक माह के अंदर। पूरे साल में हमारा $2 अरब का खसारा होता था, आज सिर्फ एक माह के अंदर हो रहा है। एक तो ये करना है, और दूसरा जो बहुत बड़ा हदफ है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके जो हल हैं वो दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये है कि हमने अपने नौजवानों को, पाकिस्तान दुनिया का नौजवान तरीन मुल्कों में से एक है जी, और उसमें इस वक्त जॉब मार्केट के अंदर सालाना 20 लाख से ज्यादा नौजवान नौकरी के लिए आ रहे हैं, और हम नौकरियां उनके लिए नहीं पैदा कर सक रहे हैं। तो दूसरा जो हदफ है वो यही है कि वजीर आजम इमरान खान के 5 साला दौर के अंदर हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है मईशत के अंदर। अब ये होगा कैसे, उसके लिए जी जो जाहिर है वो तमाम सेक्टर्स को एड्रेस करना पड़ता है, लेकिन 3 बड़े एरिया जिनके भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक तो जब तक छोटी और दरमियाने साइज की मैन्युफैक्चरिंग सनत हमारी जो है वो पैरों पे हम दोबारा नहीं खड़ा करते, और वो बुरी हालत में, आप पूरे पाकिस्तान में जाके देख सकते हैं, लेकिन खास तौर पे अगर इस वक्त फैसलाबाद में चले जाएं तो आपका दिल टूट जाएगा देख के कि वो जिसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते थे, वहां इस वक्त लोहे की कीमत में, सरिये की कीमत में फैक्ट्रियां इस वक्त बिक रही हैं, और लाखों नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। क्या करना है जी इनको मजबूत करने के लिए? जाहिर इकदाम बहुत सारे होते हैं, बड़े इकदाम किए हैं। 3 चीजें जी। एक तो टैक्स का बोझ हमने इतना ज्यादा डाल दिया है, इतना ज्यादा हमने बोझ डाल दिया कि एक तो उस तरह गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो उस टैक्स के बोझ के तले दब गया है। दूसरा जो कारोबार करने वाले हैं, जो सनत है, वो भी उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सक रही है। तो 16 17 एजेंसीज को आपने वो देना है, और उसके बाद एफबीआर वाले जो करते हैं सनतकार के साथ, ताजिर के साथ, वो एक अलग कहानी है। तो एक तो ये टैक्सों का बोझ हमने कम करना है, जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं मईशत के, जो पैदावारी सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर इसका बोझ कम करना है, और वो लोग जो इस वक्त अपना टैक्स का जायज हिस्सा नहीं दे रहे हैं उसको लेकर आना है टैक्स नेट के अंदर। दूसरी चीज, आप आजकल की सनत जो है वो मुकाबला करती है, जिस वक्त तक उसको एनर्जी ना मिले, जिस वक्त तक उसको गैस और बिजली ना मिले, तो वो जाहिर है इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और अगर पूरे खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस पाकिस्तान के सनतकार को मिलेगी, तो वो कैसे मुकाबला करेगा? हमने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, हमने एक ऐसा मौका देना है, और हमारे मजदूर जो हैं, हमारे हारी हैं, हमारे किसान हैं, हमारा सनतकार है, ताजिर है, ये किसी से दुनिया में कम नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको जीत कर दिखाएंगे इस मईशत के मुकाबले में। तो ये बिजली और गैस की कीमतें हमने रीजनल जो खत्ते के अंदर जो दूसरे ममालिक में दी जा रही हैं इंडस्ट्री की, उनके बराबर लेके आना है। तीसरी और आखिरी चीज इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कारोबार करते हैं उनको पता है कि क्योंकि हुकूमत अपने टैक्स कलेक्ट नहीं कर सक रही, क्योंकि अखराजात पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा, अखराजात होते भी बड़े बड़े जरूरी हैं। वजीर आजम के घर के लिए, सिक्योरिटी के लिए लाखों रुपए के कुत्ते खरीदने थे, 2 या 3 नई BMW उनको बुलेट प्रूफ चाहिए थी, उसके लिए कोई 22-23 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो अहम चीजों के लिए फिर जाहिर है दौरे करने होते हैं। मियाँ साहब को पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा लगती है, वो बाहर घूमते रहते थे ज्यादा वक्त। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि पैसा बचा के किधर से लाया जा रहा है? इस वक्त आपको सुनकर अफसोस होगा कि पाकिस्तान के ट्रेडर का, इंडस्ट्री का 400 अरब रुपया एफबीआर ने रोक के रखा है। 400 अरब रुपया इस वक्त कोई 12-12 महीने, 18-18 महीने लोग इंतजार करते हैं मिल। तो जाहिर है कि जब आपसे उनसे सरमाए छीन लेंगे तो उसने आगे अपनी सनत को क्या बड़ा करना है। और यही कुछ चीजें जिसकी वजह से नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल के अंदर सबसे कम सरमायाकारी की शरह जो है वो इस
पिछले 5 साल के अंदर रही है। पिछले 50 साल में सबसे खराब साल था, 5 साल थे सरमायाकारी के लिए। फिर 2 सेक्टर जिनका मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। एक, पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग की शॉर्टेज है। अभी शाह साहब भी अपनी उसके अंदर तकरीर में जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर, आप इस्लामाबाद में, जहां पे इस वक्त हम मेरियट इस्लामाबाद में, यहां से चंद आप 100 गज जाएंगे तो आपको कच्ची बस्तियां मिलेंगी। यहां पर आपके पास लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है, क्योंकि रियासत ने अपनी जिम्मेदारी जो आइन के अंदर लिखी हुई है वो अपनी जिम्मेदारी गिव अप कर दी है। और एक आम शख्स के लिए जो मुश्किल हो गया अपना एक घर और अपने लिए एक छत का इंतजाम करना। तो वजीर आजम का एक खुसूसी हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर 5 साल के अंदर 50 लाख घर हमने बनाने, घर और फ्लैट हमने बनाने। और ये बनाने सरकार ने खुद नहीं है, ये बनाने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन वो रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पॉलिसीज जिनसे ये इन्वेस्टमेंट आनी है, लैंड एक्विजिशन के इशू हैं, एक्सेस टू फाइनेंस के इशू हैं, उनको डील करके हम ये इंशाल्लाह ताला, और ये मैं वो चीजें बता रहा हूं, ये पहले 100 दिन के ऐलानात हैं, याद रखें। अभी तक मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ये पहले 100 दिन के अंदर वजीर आजम इमरान खान अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आखिरी स्पेसिफिक एरिया जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बरामदात कम है। एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान से जैसा खूबसूरत मुल्क आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जैसी डाइवर्सिटी है, जैसी खूबसूरती पाकिस्तान के अंदर है, हमने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं डेवलप किया। और ये हाउसिंग और टूरिज्म हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जॉब इंटेंसिव है, यहां पे नौकरियां पैदा होंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे हमारे नौजवानों के लिए। इसी तरीके से टूरिज्म की एक पॉलिसी विदिन पहले 100 दिन के अंदर अनाउंस की जाएगी। उस 100 दिन के अंदर जो पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, उसके बाद उसके अंदर दूसरी हाईलाइट जो एग्जिस्टिंग हमारी ज़ाहिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनके लिए तो बेहतर करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन उसके साथ साथ 4 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपने पिछले साल देखा हो शायद सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों में जाते रहे। तो 4 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनका ऐलान किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस इंडस्ट्री में देखेंगे यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी आएंगी हमारी, और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। अगली चीज ये क्या करना है, ये सारा काम करने के लिए जाहिर है जैसे हम बात कर रहे थे टैक्स की जरूरत है। एफबीआर के रिफॉर्म के बगैर हम नहीं आगे चल सकते। हमने इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ताजरों को एफबीआर का कलेक्शन एजेंट बना दिया है, फिर उनके ऊपर ऑडिट्स कराते। एफबीआर रिफॉर्म करनी है, पहले 100 दिन के अंदर एक डायनामिक, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाला, काबिलियत रखने वाला एफबीआर का चेयरमैन लगाना है। उसके जरिए एफबीआर रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करना है, और इसी 100 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी टैक्स पॉलिसी जो इंसाफ पे मबनी है, जो बिजनेस फ्रेंडली है, जिससे सरमायाकारी आ सके, उसका ऐलान करना है। फिर जो हमारा मुकाबले की, जो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आज हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं, एक आलमी आप समझें गांव है, पिंड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, सब एक दूसरे से मईशत मिली हुई है, मुकाबला हो रहा है हमारा दुनिया। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त यहाँ पे बैठे भी है, वर्ल्ड बैंक एक डूइंग बिजनेस रैंकिंग करता है, और उसके अंदर जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू हुई तो पाकिस्तान 107वें नंबर में था, बहुत पीछे था। तो जाहिर है हमारी पाकिस्तान की अवाम, हम तो सारे थोड़ा सा जानते थे इनको बेहतर, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद ये थी कि बड़े बिजनेस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, इनके बच्चे भी जो हैं वो तो बिजनेस के साइंसदान हैं, वो तो स्टीव जॉब्स और ये बाकी सब जो है उनसे बेहतर हैं, वो जिधर जाते हैं वो अरबों रुपए बना देते हैं बगैर सरमायाकारी किए हुए। तो पाकिस्तान की कुछ बिजनेस जो करने का, कारोबार करने का जो माहौल है उसमें शायद बेहतरी आएगी। तो किया गया जनाब के 5 साल के अंदर मियां साहब की और अब शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में, खैर वो शाहिद खाकान तो अभी भी कहते हैं मियां साहब की हुकूमत है, इस 5 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पाकिस्तान 107वें नंबर से गिर के 147वें नंबर पे आ गया। 40 मुल्क दुनिया के हमारे से और निकल गए। हम बना रहे हैं जी एक, इंशाल्लाह ताला बनेगी एक काउंसिल ऑफ बिजनेस लीडर्स, उसको लीड करेंगे बजाते खुद वजीर आजम इमरान खान जाती तौर पर लीड करेंगे, और उसका हदफ यह होगा कि पूरी जाहिर है वो एक जामे हिकमत अमली बनेगी, लेकिन पहले 100 दिन के अंदर ये काउंसिल फॉर्म होगी। हदफ यह होगा कि ये जो हम 147वें नंबर पे चले गए इसको हमने रोकना है, रिवर्स करना है, और 100 से बेहतर रैंक करना, यानी 99 या 98 से बेहतर रैंक पर लेके आना है पाकिस्तान को। और जो ये समझ रहे हैं कि ये मुश्किल काम है करने का क्योंकि हम इतने पीछे चले गए, तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा कि मेलबर्न का ग्राउंड है, मार्च 1992 है, 20 ओवर गुजर चुके हैं, इमरान खान और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं और कुल 50 रन बने हुए। तो
जैसे वो नामुमकिन को मुमकिन होते हुए आपने देखा था, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो पहले 5 साल के अंदर टॉप 100 की रैंकिंग्स के अंदर आएगा जी। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का जो है, जिस पे बड़ी बात होती है, मियां साहब ने भी पिछली हुकूमत आने से पहले बड़ी, उन्होंने कहा जी हमारे पास तजुर्बाकार टीम है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो सरकारी इदारे हैं बड़े बड़े, PIA, रेलवे, स्टील मिल, वापडा और ये दूसरे जो इदारे हैं, ये तबाह हाल हैं। और जिस वक्त पिछली हुकूमत खत्म हुई तो इस सालाना 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। इन्होंने कहा जी कि हम तजुर्बाकार टीम लेके आ गए, हमें पता है किसको किस जगह पे लगाना है और हमने इनको सबको बेहतरीन कर देना है। वो ऐसा बेहतरीन किया कि 400 अरब रुपए का खसारा 2012-13 के अंदर हुआ था, ये साल जो भी खत्म होने जा रहा है इसमें 1100 अरब रुपए का खसारा करने जा रही है। वो स्टील का कारोबार जो मियां साहब और उनके बच्चे जो हैं वो दुनिया में जहां हाथ लगाएं तो वो सोना उगलने लग जाता है, इनके मुताबिक स्टील मिल पाकिस्तान में 2 साल से बंद पड़ी हुई है। ये साजिश है, तो हम नैब में केस भेज चुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला उसकी भी आएंगी। लेकिन इन इदारों को ठीक करने का तरीकेकार जो है वो सादा सा है। जब तक ये इदारे पाकिस्तान के सियासतदानों और बाबुओं के हाथ में रहेंगे, सरकारी बाबुओं के हाथ में, ये ठीक नहीं होने वाले। तरीकेकार क्या है? मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद करके दिखा चुके हैं, ली कुआन यू सिंगापुर में करके दिखा चुके हैं, चाइना के अंदर ये हुआ है, मलेशिया में खजाना इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से बना, सिंगापुर में टेमासिक के नाम पे। इसी तरीके से एक वेल्थ फंड बनाएंगे, लाइन मिनिस्ट्री से सब इन इदारों को निकाल के, ताकि इनके ऊपर जो चुंगल है इस वक्त, जो जिस चुंगल में है ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से, उससे निकाल के जो लोग कारोबार समझते हैं, जो पाकिस्तान के बेहतरीन ज़हर हैं कारोबार करने के, इंडस्ट्री जो समझते हैं, जो ग्लोबल बिजनेस समझते हैं, जो अपने इदारों को कामयाब करते हैं, उनकी हम एक सरबराही के अंदर ये वेल्थ फंड होगा, ये प्योर बिजनेस लाइंस के ऊपर इनको किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, हर इदारे के ऊपर हम ये कहते हैं कि इसलिए हालात जो हैं वो खराब हैं कि वहां पे मुलाजमतें बहुत ज्यादा भर दी हैं, मजदूरों की वजह से कोई इदारा खराब नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वही मजदूर, वही मुलाजमीन, जब उनको सही एनवायरनमेंट मिलेगा वो आपको प्रोडक्टिव काम करके भी दिखाएंगे, वो ये स्टील मिल को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे, PIA को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला मजदूर भी खुश होगा और पाकिस्तान के ऊपर जो खसारा हो रहा है ये भी खत्म होगा। आखिरी 2-3 चीजें रहेगी जी। एनर्जी जाहिर है बहुत बड़ी चीज है, बिजली की कमी बहुत बड़ा वो था, बड़े बड़े दावे हुए थे लोड शेडिंग खत्म करने के, वो तो खैर वो आपको नजर ही आ गया, दिसंबर में ऐलान कर दिया, सर्दियों के अंदर शायद खाकान अब्बासी ने लोड शेडिंग खत्म हो गई है, भाईजान मई आया तो पता चला कि कितनी लोड शेडिंग खत्म हुई है। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो लगा दिए, बड़ी कीमत पे लगाए, आजकल बड़ी परेशानी है इस वक्त, आपको पता होगा सरकारी इदारों के अंदर, क्योंकि जामशोरों की जो बिडिंग हुई है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट की, उसकी जो बिड्स आई हैं वो तकरीबन आधी आ गई हैं उससे जो पहले इन्होंने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, तो वो एक और उनको परेशानी हुई है कि अब शायद चोरी पकड़ी जाए। लेकिन चलो वो बिजली लगा दी, लेकिन जो रिफॉर्म करना था, जो इस्लाहात करनी थी, वो कुछ भी नहीं हुई, वही चोरी हो रही है, वही रिसीवेबल्स पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सतह पे पहुंच गए। वो गर्दिशी कर्जे जो 480 अरब रुपए इन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा था खत्म हो गए, वो गर्दिशी कर्जे जो हैं वो वापस जो है इस वक्त 1000 अरब से ऊपर पहुंच गए, और फ्रेश जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 525 अरब पे पहुंचे हुए। तो रिफॉर्म करना है इंस्टीट्यूशंस को, इन इंस्टीट्यूशन को दो बुनियादी, मैं तफसील के अंदर नहीं आता, दो बुनियादी चीजें करनी चाहिए। एक, माहौलियात बहुत अहम चीज है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में जिसको सबसे ज्यादा खतरा है माहौलियात की खराबी के लिए। अमीन असलम जो है ये एनवायरमेंटल पॉलिसी पे काम कर चुके हैं, इंशाल्लाह जल्द ये भी अनाउंस होगी। हमने ये जो थर्मल एनर्जी है इसके ऊपर इन्हिसार खत्म करना है, और जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ, इंपोर्टेड कोल, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था। कोल इंपोर्ट करके, चलो अपने ज़खायर इस्तेमाल करना तो फिर भी कोई लॉजिक बनती है, ये इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट से हमने सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना है, सोलर पे जाना है, विंड पे जाना है, हाइडल को एक्सप्लॉइट करना है। और दूसरा, एक पॉलिसी रिफॉर्म करना है कि ये जो बिजली इस वक्त हम बहुत बड़े बड़े मंसूबे, बहुत महंगे मंसूबे लगा रहे हैं, इससे निकल के हमने मार्केट बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड एनर्जी सिस्टम के अंदर जाना है। वो मैं तफसीलात के अंदर मैं इस वक्त नहीं जा सकता। सेकंड लास्ट पॉइंट जी, सीपेक बड़ी अच्छी चीज है। सीपेक जो है वो पाकिस्तान के लिए अहम है, लेकिन सीपेक पे अभी जो काम हुआ है वो काम हुआ है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। सड़कें बन रही हैं, बन गई हैं, पावर प्लांट्स लग रहे हैं, अच्छी चीज है, पाकिस्तान को इन चीजों की जरूरत है, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन इससे ये सीपेक नहीं है। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, ये इक्तिसादी राहदारी नहीं है। इक्तिसादी राहदारी तो जब बनेगी जब पाकिस्तान की मईशत और चाइना की मईशत के अंदर वो लिंकेजेस क्रिएट किए जाएंगे कि पाकिस्तान में जो माल बने वो माल फिर चाइना की मंडी में जाए, चाइना के लोग यहां पे इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को नौकरियां मिले, मजदूरी मिले।
ہم نے سی پیک کو اس فیز کے اندر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز جو اس کی بڑی اہم چیز ہے, کیوں نہیں ہوا یہ جو اب نیکسٹ فیز سارا ہونے والا ہے نا, یہ حکومتوں کے کرنے کا نہیں ہے. حکومت صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, یہ کام ہے نجی شعبے کا کرنے کا, پرائیویٹ انویسٹرز نے کرنا ہے. جب تک آپ سی پیک کی پلاننگ کے اندر نجی شعبے کو, پرائیویٹ سیکٹر کو فرنٹ اینڈ سینٹر نہیں لے کے آئیں گے, آپ اس کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. میرے پاس کل بھی ایک وال سٹریٹ جرنل والے کا فون آیا ہوا تھا, وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی خراب نظر خبر نکالیں سی پیک کے لیے. سی پیک گیم چینجر ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بنے گا, اور پاکستان اور چائنا مل کے ہم دونوں ملکوں کے لیے اس سے بہتری آئے گی, اور یہ ہمارا ایک ہائی لائٹ میں سے ہوگا. آخری چیز یہ بالکل میں چھوٹا سا ذکر کر دوں, یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں سیونگز کا جو ریٹ ہے وہ بالکل گر گیا, بینکنگ ڈپازٹس ایک ایز اے پرسنٹیج جو جی ڈی پی وہ بالکل کولیپس کر گئے. ہم نے بینکنگ سسٹم کو ریفارم کرنا ہے. ہمارے پاس لانگ ٹرم پروجیکٹ فائنانس کرنے کے ادارے کوئی نہیں بن, ہم نے آئی ڈی بی پی ختم کر دیا, ہم نے پکٹ ختم کر دیا, ہمارے پاس ادارے کوئی نہیں بچے ہیں اس وقت. تو ہم نے فائنینشل سسٹم میں ریفارم لے کر آنی ہے, اور یہ پہلے 100 دن کے اندر میں پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں, یہ اعلانات ہوں گے, پالیسیز کا اعلان ہوگا, انسٹیٹیوشنز بننے کے اعلانات ہوں گے, تاکہ ہمارا فائنینشل سسٹم وہ سرمایہ پرووائڈ کر سکے جس سرمایہ سے ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سب آغاز ہو جائے گا عمران خان کے وزیر اعظم کے اوتھ لینے سے, اور 100 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد.